शुरू करते हैं क्लास आज की। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। आपकी जो अंडरटेकिंग है, आपका जो बिजनेस है या आपका कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है जिसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, आपने उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर जब कर लिया तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। ठीक है, मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, घर है मान लो आपका, और वो गवर्नमेंट कहती है लेना है, कुछ काम करना है, कुछ प्लानिंग करनी है वहाँ पर, तो वो घर मान लो गवर्नमेंट कहती है मैं एक्वायर कर लूंगी, तो आपको वो देना ही पड़ता है, एज पर लॉ आपको वो देना ही पड़ेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कंपलसरी एक्विजिशन। और आपको जब वो देना पड़ेगा तो उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट आपसे फ्री में नहीं लेगी वो, जो आपको पैसे मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कंपनसेशन। ठीक है, क्योंकि वो आपके नुकसान की भरपाई है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं कंपनसेशन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब कंपनसेशन हमें एक बार मिलता है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर कंपनसेशन हमें एक बार मिलता है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्वेश्चन हम जैसे करते आए थे पहले कैपिटल गेन के वैसे ही कर लेते हैं। लेकिन जब कंपनसेशन आपको दो किस्तों में मिल रहा है, या पहले आपको कंपनसेशन मिल गया फिर आपने कहा नहीं कम है और दो, फिर आपको गवर्नमेंट ने बाद में और दे दिया, जब ऐसा है तो उस केस में क्या करेंगे वही हम आज सीखेंगे, कैपिटल गेन बाय ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। उसमें पहला केस आपका व्हेन ट्रांसफर इज अमाउंट रिसीव फॉर इनिशियल कंपनसेशन, जो पहला मिला आपको अमाउंट है ना, वो अगर एक बार मिला है तो एक ही बार, और दो बार मिला है तो उसको हम बोलेंगे इनिशियल कंपनसेशन, यानी पहले पहले जो मिला हुआ है। तो उसमें क्या क्या चीज हमें चाहिए, देखो लिखा हुआ साफ साफ सेल कंसिडरेशन, साफ है क्या होगा, टोटल कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, या 5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट ने दे दिए, तो वो कहलाएगा आपका सेल कंसिडरेशन, उसकी हम वैल्यू ले लेंगे। फिर हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इसमें कोई नया चेंज नहीं है, जो हम पहले निकालते थे, जो हमारी कॉस्ट आती है एक्वायर करने की वही ले लेंगे, और लॉन्ग टर्म होगी तो उसका कर लेंगे हम इंडेक्सेशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, जो खर्चा आपका लीगली आएगा है ना क्लेम लेने में गवर्नमेंट से, उसको हम काउंट करेंगे, वो आपको अलाउड होगा। आपको पता है कि जो भी खर्चा हमारा आता है ट्रांसफर करने पे वो कोई भी हो आपको अलाउड होता है। उसके बाद टैक्सेबल होगा जब आपको कंपनसेशन पहली बार मिलेगा, चाहे पूरा या एक पार्ट। ठीक है, एनी पार्ट और होल इज रिसीव्ड इन द ईयर, उसमें आपको लग जाएगा टैक्स। क्या आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल है? हाँ जी, अगर लॉन्ग टर्म है तो आप इंडेक्सेशन कर सकते हैं, और कब तक मिलेगा वो आपको, जब आपने प्रॉपर्टी वो कंपलसरी एक्वायर हो गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, ना कि जब गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो ये ध्यान टैक्सेबल कब होगा, जब गवर्नमेंट ने पैसे दिए पहली बार, और इंडेक्सेशन कब तक होगा, जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं आगे कि ट्रीटमेंट ऑफ एनहेंस, अगर आपको बाद में और मिल गया, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कहा 5 लाख रुपए आपको कम पड़ रहे हैं और ले लो, 2 लाख रुपए और ले लो, जो और मिल गया उसका हम टैक्सेशन कैसे करेंगे, उस पर हम टैक्स कैसे लगाएंगे, वो इसमें बता गया सेक्शन 45(5)(b) में। उसमें क्या होगा, सेल कंसिडरेशन, सिंपल सी बात है, जो पैसे गवर्नमेंट आपको देगी, तो वही एनहेंस्ड कंपनसेशन, मान लो 2 लाख रुपए आपको बताया एग्जाम्पल, तो 2 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। अब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कुछ हुआ, कुछ भी, अगर उसके बदले आपको कोई फॉर्म भरना पड़ा, कुछ अप्लाई करना पड़ा, केस करना पड़ा, जो खर्चा आया वो आपको अलाउड है, ट्रांसफर में टेंशन नहीं है, जो खर्चा आता है वो हमेशा पूरा मिलता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट, क्योंकि आपको अब दूसरी बार मिल रहा है, घर आपने एक ही बार बेचा था, पैसे 2 बार मिल रहे हैं, तो अब दोबारा से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे मैंने खरीदी थी बेची थी, वो तो हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो अब इसको आप नहीं काउंट करोगे, ये तो जीरो आएगी आपकी इस केस में, जब आपको मिलता है एनहेंस कंपनसेशन, तो आपकी कॉस्ट हमेशा जीरो आएगी, बस ये ध्यान रखना है आपको, ये मेन बात है। टैक्सेबल कब होगा, पहले की तरह वही, जब आपको वो कंपनसेशन का एक पार्ट या पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा जिस साल, एडिशनल वाले का, एडिशनल का, ना कि पहले वाले का, जो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले 2 लाख रुपए है, उसमें से एक पार्ट या पूरा अमाउंट जब आपको रिसीव हो जाएगा, जो पहले होगा वो आपको टैक्स उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर जो गेन होगा वो कौन सा होगा, है ना, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। अब ये बात बड़ी काम की है यहाँ पर, क्योंकि आपको ध्यान देना है, मान लो हमारी प्रॉपर्टी हमने बेच दी 19 के अंदर, और 20 में हमें और पैसे मिल गए उसके बदले, तो आपने कहा एक साल ही तो हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, ठीक है, उसके हिसाब से जो हमने सेल दी, तो जो हमारा पहला कंपनसेशन रिसीव हुआ था, अगर हमने वहां पर माना है लॉन्ग टर्म, मान लो मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर की 16 में, एक्वायर हो गई 19 में, है ना, 19 में गवर्नमेंट लेने ली, तो 3 साल से ऊपर हो गए, तो उसको हमने मान लिया क्या आपका, कि ये हमारा लॉन्ग टर्म है। तो जब पहली बार आपने इस पर टैक्स लगाया था, वो अगर लॉन्ग टर्म में लगाया था तो ये भी लॉन्ग टर्म में होगा, और वो शॉर्ट टर्म में लगाया था तो ये भी शॉर्ट टर्म में होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं कैलकुलेट करना, आपको देखना है पहले मैंने क्या किया था, यानी कि इस वाले केस में जो आपने किया था वो आपको इस वाले केस में करना पड़ेगा। अगर यहाँ लॉन्ग टर्म है तो यहाँ लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ भी लॉन्ग टर्म होगा,
इसका सीधा मतलब इतना है कि अगर वहाँ पर लॉन्ग टर्म था तो लॉन्ग टर्म ही रहेगा, शॉर्ट टर्म नहीं हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म था तो शॉर्ट टर्म ही हो जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है एज इन केस ऑफ इनिशियल कंपनसेशन, यानी पहले वाले पार्ट में जो बताया वहाँ जो मिला वही यहाँ होगा, शॉर्ट होगा शॉर्ट तो लॉन्ग होगा तो लॉन्ग। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड है कि नहीं, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला वो इंटरेस्ट मिलेगा, वो उसका क्या होगा, वो बोल रहा है टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको उस एनहेंस कंपनसेशन पे यानी कि 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं उस 2 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट दे रही है आपको, तो वो इंटरेस्ट क्या कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा? नहीं, उसका आंसर है नहीं। जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है हमारी वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, तो वो जो इंटरेस्ट मिला वो उसमें कभी काउंट नहीं होता। आपको पता है प्रॉपर्टी हम जो बेचते हैं, बेचने का जो पैसा मिलता है वो काउंट होता है इसके अंदर, इसमें इंटरेस्ट देने और लेने का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि प्रॉपर्टी है, हमने उसको गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया और गवर्नमेंट पैसे दिए, उस पर टैक्स कैसे लगाते हैं, और बाद में हमें टैक्स पैसे और मिल गए तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। अब इसका करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो क्लियर थोड़ा सा और हो जाएगा आपको कि इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका। सुनील हैज अ हाउस प्रॉपर्टी, अभी ध्यान रखें हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, एक्वायर्ड ऑन 7/7/1995, 1995 में एक्वायर करा, समझ जाओ अब 19 में बेचनी पड़ेगी या 19 में एक्वायर होगी, तो सिंपल सी बात है ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ध्यान रखें चाहे वो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हो वहां भी कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जहां आपको पहली बार पैसे मिल रहे हैं उसको बोलते हैं इनिशियल कंपनसेशन, वहां भी कहलाएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों किस जो हमारे होंगे उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और टैक्स रेट होती है उस पर 20%, जो हम बात करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जो ये आपकी प्रॉपर्टी है ये है हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हमने 1995 में एक्वायर किया है, इसका मतलब साफ साफ है कि इस प्रॉपर्टी को पहली बार हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और दूसरी बात क्योंकि 2001 से पहले कोई इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, आपको याद हो तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, उससे पहले जो प्रॉपर्टी बेची जाती है उसकी 2001 में जो मार्केट वैल्यू अगर गिवन है, अगर 2001 से पहले प्रॉपर्टी हमने खरीदी है और उसकी मार्केट वैल्यू हमें गिवन है 2001 पे, तो हम इस मार्केट वैल्यू को मानते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होती है तो, है ना, इसको हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अब देखते हैं इस केस में क्या है, क्या कहता है वो देखते हैं। ओके, 1995 में हमने खरीदी है 3 लाख की, उस पर खर्चा किया हमने, एडिशनल खर्चा किया इम्प्रूवमेंट के ऊपर, कब किया वो 2000 के अंदर, वो था 70,000 का खर्चा, यानी कि प्रॉपर्टी हो गई 3 लाख की ये और 70,000 की ये। उसके बाद 50,000 रुपये और खर्च कर दिए जुलाई 10 में, तो इसका तो कोई इशू है ही नहीं, जुलाई 10 को तो हम सीधा इंडेक्सेशन कर सकते हैं। पर जो ये पैसे हैं आपके कौन से वाले, ये वाले 95 वाले और 2000 वाले, इसका इंडेक्सेशन नहीं है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू जो मार्केट वैल्यू होगी वो ले लेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 4,50,000। तो सिंपल है, जब 2001 को आपको मार्केट वैल्यू दे दी तो आप इसी को लोगे, मार्केट वैल्यू को ही लोगे, इसी पे आप टैक्स लगाओगे, इसी को मानोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अब सिंपल हो गया कि ना तो हमें 3 लाख रुपए लेना, ना हमें लेना 70,000 रुपये, इन दोनों की जगह हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे 4,50,000 जो है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू। ठीक है, मैंने कहा जब आपको मार्केट वैल्यू गिवन है तो आपको मार्केट वैल्यू लेनी है 4,50,000 2001 में, क्योंकि हमारा इंडेक्सेशन यहीं से शुरू होता है, इससे पहले का हम पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मार्केट वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे एज सेल कंसीडरेशन। ठीक है, तो फिलहाल इतनी सी बात कि जब प्रॉपर्टी की वो आपको 2001 से पहले की दे रखी है वैल्यू, तो आप मार्केट वैल्यू लोगे 2001 वाली, क्योंकि उससे पहले का हम पे इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी 4,50,000 कहलाएगी, इस प्रॉपर्टी के केस में 4,50,000, 4,50,000। जो आपने इम्प्रूवमेंट किया 2010 में उसका इंडेक्सेशन अवेलेबल है, वो हम करेंगे इंडेक्सेशन। ठीक है, तो करते हैं इसका इंडेक्सेशन। ये है 2010 में 50,000 का खरीदा आपने, तो 50,000 रुपये आपका ये रहा, इंडेक्सेशन कर लो आप। ठीक है, ईयर ऑफ सेल ये भी देखेंगे, इस पर भी हम आएंगे। तो पहले ये क्लियर कर दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है आपकी और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितनी है, ये दो बात मैंने क्लियर कर दी है आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 4,50,000 रुपीज़, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या हुआ, ऑन 16 अगस्त 2013 सच प्रॉपर्टीज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ ध्यान रखना कब एक्वायर की है और कब पैसे मिले, इसका हमें ध्यान रखना है। जब एक्वायर की है तब तक का मिलेगा आपको इंडेक्सेशन, तो 13 तक एक्वायर की है फॉर अ चेंज, तो 13 का इंडेक्सेशन हम यूज करेंगे ना कि 19 का, और जब पैसे मिलेंगे उस साल वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज यही है कि यहाँ पर इंडेक्सेशन पहली बार
हमारा पुराने साल का हो रहा है, यानी कि 13 का, वरना इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं वो हमने प्रीवियस ईयर के किए थे 2019-20 के। तो इस केस में जब प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर ले गवर्नमेंट, तो जब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दी तब तक का इंडेक्सेशन मिलता है। पैसे पता है लेट मिलते हैं, तो आपको लेट वाले पैसे का कोई बेनिफिट अलग से नहीं मिलेगा। आपको इंडेक्सेशन जब तक अलाउड है जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर लेता। पैसे बाद में मिले पहले मिले उससे मतलब नहीं है। हाँ, जब पैसे मिलेंगे तभी टैक्सेबल होगा, उससे पहले टैक्स नहीं लगेगा। बस ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब जब हम इसका इंडेक्सेशन करेंगे वो 13 तक करेंगे, इसलिए वो 220 आ रहा है। वरना आपको याद हो तो हमारा इंडेक्सेशन 19 का कितना है, 289 है ना। तो गवर्नमेंट अपना फायदा करती है हमेशा, गवर्नमेंट ने फायदा कर लिया अपना यहाँ पे 70% का, है ना। गवर्नमेंट ने अपना फायदा कर लिया, पर क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का रूल है तो मानना पड़ेगा। तो जब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अक्वायर कर ले तो इंडेक्सेशन आपको वही मिलेगा जब आपको अक्वायर किया है, यानी कि 13 तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एंड डिसाइडेड टू पे 11,50,000 रुपीज। जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 11,50,000 रुपये, और आपको पता है ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, इनिशियल कंपनसेशन। ठीक है, अगर दोबारा मिलता है तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल, और दोबारा नहीं मिलता तो खाली कंपनसेशन बोलते हैं इसका। तो आपको 11,50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये आपकी सेल कंसिडरेशन मैंने बताया। जब आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो जो पैसा आपको देगी वो कहलाएगा आपका सेल कंसिडरेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सॉल्व तो फिर करेंगे, आगे चलते हैं। 20% ऑफ द कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2020। तो सिंपल सी बात है, 2020-21 में टैक्सेबल होगा और 19-20 में इसको मिला है ना। तो इसीलिए इंडेक्सेशन तो हमें इसको 13 का दिया हालांकि, लेकिन जो इसकी टैक्सेशन होगी वो हमारे इस साल हो जाएगी। और लिखा भी है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 या प्रीवियस ईयर 19-20। ठीक है, तो इसका जो टैक्सेबल तो लास्ट ईयर ही होगी, पर इंडेक्सेशन मिलेगा इसको पुराना 13 तक का। ये मान इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, बाकी तो पहले की तरह क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस कब मिला, 2 अप्रैल 20 को। बैलेंस से हमें मतलब नहीं है, हमें खाली पहले से मतलब है, पहला कब मिला। पहला मिला 31 मार्च 2020 को, तो आपको पता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक हमारा एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाता है। तो यानी कि ये 19-20 में ही आपको पैसे मिले हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं 19-20 में टैक्स लगेगा इसके ऊपर। और इंडेक्सेशन कब तक का होगा, 12-13 तक का, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, यहाँ पर रूल चेंज है। ठीक है, ऑन फर्दर अपील, हमने अपील की कोर्ट में केस किया दोबारा, तो 16 अगस्त 20 को, यानी कि इस साल जो अभी निकला है 2021 है ना, उसी को हमें मिल गया एनहेंस कंपनसेशन। कितने का, 2 लाख का। मिला नहीं है, डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, डिक्लेयर किया है कितने का, 2 लाख का। अब इस 2 लाख रुपए को क्लेम करने के लिए 11,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, और मैंने बताया ये आपको खर्चा अलाउड है, ये तो आपको अलाउड है, इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सच कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन 18/8/21, आपको वो मिल गया 18 अगस्त 21 को। तो भैया जब मिल गया उस साल टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इस साल 2021 में टैक्सेबल हो जाएगा आपका। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको निकालना है कैपिटल गेन 3 सालों का, क्योंकि आपको पता है ये अलग अलग निकाला गया है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं कैपिटल गेन। पहले हम निकालते हैं जो हमें मिला इनिशियल, यानी जो गवर्नमेंट ने पहले पैसे दिए उस पे निकालते हैं पहले। तो उस पे निकालते हैं पहले, तो आपको पता है कितने गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे पहले, 11,50,000। तो आपका सेटलमेंट ईयर 2021 में आप निकाल रहे हैं सेल कंसिडरेशन 11,50,000 जो आपको मिले थे 31 मार्च 2020 को। ठीक है, अब आपको इससे माइनस करना है ट्रांसफर के खर्चे जो हुए, हालांकि यहाँ कोई मेंशन नहीं है तो ये जीरो हो गया, कोई खर्चा ट्रांसफर का नहीं आया। फिर आपको दो चीज़ें कम करनी होती हैं, वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था कि जब प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी गई है तो 2001 की मार्केट वैल्यू को हम ले लेते हैं एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये जो 2,50,000 रुपये है इसको हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। इसका किया इंडेक्सेशन, और यहाँ ध्यान रखना इंडेक्सेशन करना है टिल द ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, यानी कि 2013। ठीक है, 2013, और 2013 का इंडेक्स पता है कितना है, 220 है, ये आप इंडेक्स टेबल से देख सकते हो। 2013 का इंडेक्स कितना है, 220। और डिवाइड करना है आपको किससे, 2001 के इंडेक्स से। आपको पता है एक से पहले का इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, और एक का इंडेक्स क्या है, 100, वो भी बेस है, वो तो बेस ईयर है। ठीक है, तो याद करें दोबारा से दीपा आप भी, कि जो इंडेक्स हमारा बेस ईयर है उसका है 2001 का 100, और 19 का कितना है आपका 289, और वो हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, हमने यूज किया 13 का, तो 13 का कितना है आपका 220। ऐसे में याद कर लेने थोड़े से इंडेक्स नंबर, अगर एग्जाम में नहीं दे रखे तो हम यूज कर सकते हैं। तो इस पे इंडेक्सेशन कर दिया इसका, 9,90,000 रुपये आ गई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आपने की 2001 के बाद इसको नहीं काउंट कर रहे, जो एक से पहले करी है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू में आ चुकी है ऑलरेडी। तो अब जो उसके बाद किया हमने कौन सा, 50,000 रुपये 2010 को, उसका करेंगे हम इंडेक्सेशन। तो 50,000 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट
इंटू 220 वही ईयर ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर 2010 का इंडेक्स नंबर है 167, ये हम टेबल से मिल जाएगा। तो ये हमने कर दिया इंडेक्सेशन इम्प्रूवमेंट का, वो आया 65,868। दोबारा देख लें, क्योंकि ये जो इम्प्रूवमेंट है ये 2000 में किया गया था, इसलिए इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू में ऑलरेडी आ चुकी, इसको हम इंडेक्सेशन नहीं कर रहे। 2001 के बाद जो इंडेक्सेशन किया 2010 में, उसको हमने काउंट किया एज इम्प्रूवमेंट और उसका हमने कर दिया इंडेक्सेशन। और जब ये दोनों कर दिया तो आप इसको माइनस करोगे नेट सेल कंसिडरेशन में से और आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 94,132 का। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट क्लियर हो गया, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट। फॉर्मेट सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस एक चेंज है, जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा इंडेक्सेशन तब तक का मिलेगा, जो कि यहाँ 2013 है, तो इसीलिए बस ये 220 है, इसी का चेंज इस क्वेश्चन में आया। बाकी तो आपको पता है पहले जैसे क्वेश्चन करते आए हैं हम पुराने वीडियोस के अंदर, ये भी होगा। अब सेकंड पार्ट, ठीक है, क्योंकि जब कंपनसेशन आपको दो बार मिला है, एक मिला है इनिशियल, एक मिला है एनहेंस्ड, तो मैं आपको बताया कि जब वो नया वाला मिलेगा तब वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन के अंदर, द फॉर फर्दर अपील 16 अगस्त 2020 को एनहेंस कंपनसेशन गवर्नर ने डिक्लेयर कर दिया 2 लाख रुपए का, और हमने 11,000 रुपए खर्च कर दिए, और मिला कब 18/8/21 में। 18/8/21 का मतलब क्या है, ये 2021 का आपका हो गया प्रीवियस ईयर, तो 2021 का हो गया प्रीवियस ईयर, तो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा 21-22। आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा इसका 21-22, पहले हमारा 20-21 था इस क्वेश्चन में, अब क्या हो गया 21-22, ठीक है 21-22। तो बस अब ये ध्यान रखना है, बाकी तो आपको निकालना बड़े प्यार से आता है क्योंकि साफ है। जब हम एक कॉस्ट, हमें जो एक प्रॉपर्टी का वो मिल रहा है एनहेंस कंपनसेशन, उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील होती है, सिंपल सा जो पैसा मिलेगा उसमें जो खर्चा कर दिया वो माइनस, और जो आया वो हमारा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वहाँ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये, तो बस पता होना चाहिए करना क्या है। देखो ये आ गया आपके सामने, ठीक है। सेल कंसिडरेशन क्या होगी, जो आपको एडिशनल कंपनसेशन डिसाइड हुआ है, ये नहीं कि मिला कि नहीं मिला, जितना मिला उतना का उतना, ठीक है। तो ये रहा असेसमेंट ईयर 21-22 में आपका ये आ गया, क्योंकि आपको जो कंपनसेशन मिला है वो कब मिला है 21-22 में, टैक्सेबल होगा आपका 22-23 में। एक बार देख लेते हैं, थोड़ी सी हो सकता है गलती हो गई वो बताने में, एक बार क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेते हैं। जो पैसे पहले मिलेंगे वो आपके काउंट होंगे, तो पहले पैसे कब मिल रहे हैं आपको 18/8/21 में, हाँ तो ये थोड़ी सी गलती मेरे से हुई, क्योंकि 21-22 हो गया ये आपका, क्योंकि आपका 1 अप्रैल से होता है 21 है ना, और 31 मार्च तक, 22, तो ये अगस्त में मिला है, तो 21-22 में आपको मिला है। जब 21-22 में मिला है तो ये आपका प्रीवियस हो गया 21-22, और फाइनेंशियल क्या हो गया असेसमेंट ईयर 22-23, तो ये थोड़ी सी गलती शुरू में थी बताने में, तो वो यहाँ रेक्टिफाई हो गई है आपकी, क्योंकि पैसे आपको मिले हैं, ठीक है, मिले कब मिले आपको सेकंड टाइम पैसे 21-22 में, और डेट की गलती हो गई थी यहाँ पे 18 अगस्त 21, इसका मतलब साफ है 21-22 ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर 21-22, और टैक्स लगेगा आपका 22-23 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसको। हाँ तो ठीक है, जब पैसे मिले आपको कब मिले 21-22 में, और कितने मिले आपको उससे मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है, कितने भी मिले जो एनहेंस कंपनसेशन है वही माना जाएगा सेल कंसिडरेशन, तो वो है 2 लाख रुपए। उसमें से माइनस क्या करना है, अगर कुछ खर्चा हुआ ट्रांसफर के ऊपर, यानी कि केस लड़ा आपने या कुछ डॉक्यूमेंट पूरे करने में खर्चा आया, तो वो आप माइनस कर देंगे। और मैंने बताया क्योंकि ये एनहेंस कंपनसेशन है, इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील मानी जाएगी, और सिर्फ सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, बचा हुआ अमाउंट आपका कैपिटल गेन, क्योंकि शुरू में लॉन्ग टर्म था तो यहाँ भी लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।